Never label your child ever. Yes. Because that's the worst thing you can do for your child. क्या कोई लिमिट सेट है कि ब्रेस्ट फीड हमें कभी स्टॉप करना है? After getting the child, we feel कि bundle of joy आ गया है, लेकिन वो बंडल को कैसे हैंडल करना है वो बहुत बड़ा टास्क रहता है। छोटे बच्चे होते हैं वो आइदर शाम को या रात को काफी रोते हैं और वो शांति नहीं होते चाहे कुछ भी करो आप। सो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? I realized कि how difficult it is to be a parent. अच्छा, एज अ न्यू पेरेंट अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हो या सजेशन देना चाहते हो जो जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे को कैसे हैंडल करना है। पॉजिटिव बिहेवियर होने दो, नेगेटिव बिहेवियर, मुझे अटेंशन मिल रहा है ना, हाँ। तो मैं करूंगा। एक नॉर्मल स्कूल गोइंग किड्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंड क्या क्या हेल्थ इश्यूज आपने देखे हैं कि विच आर कॉमन एंड मे बी इफ यू कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस आल्सो। वी आर द नंबर वर्ल्ड कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं। यू फील दैट समवेयर इन द सिस्टम ना वी हैव फेल्ड दीज किड्स। आजकल के छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम कभी कभी बड़ों से भी ज्यादा हो जाता है। ऑन एन एवरेज जो अडल्ट स्क्रीन टाइम होता है उससे भी इंक्रीज हो जाता है। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट एक बच्चे की हेल्थ पे, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? एंड उसी के साथ एक लिंक्ड क्वेश्चन ये भी है, आर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल? क्या पेरेंट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने का? तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आप बताइए कि जो अगर नया पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहे। एक जॉइंट फैमिली में बच्चा रेज हो रहा है और एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा रेज हो रहा है, दोनों में क्या फर्क होगा अकॉर्डिंग टू यू? व्हिच वन इज विल बी बेटर? पीडियाट्रिशियन का रोल क्या होता है एक पेरेंट की लाइफ में, और क्या पीडियाट्रिशियन का रोल जैसे बेबी बॉर्न हुआ तब से शुरू होता है? कैसे पीडियाट्रिशियंस वी डील राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न से लेके अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स। ओके, मतलब वी आर अलाउड टू चेक चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ एटलीस्ट 18 इयर्स। सो न्यूबॉर्न पीरियड यूजुअली जब लाइक बेबी, एक्चुअली आजकल ऐसा है कि pediatrician is now like a family friend to the parents. Okay. So sometimes they do consult us even before the baby is born. Yeah. Just to have an idea about how being a mother or being parenthood क्या है। अगर उनका ऑलरेडी एक बच्चा अपने पास पहले से आ रहा है, so then they have an idea and they want to start that bonding early on. And then baby पैदा होने के बाद we are the ones who give the good news to the family outside. Yeah. So एक अलग से फीलिंग है, क्योंकि आप वो जो बंडल ऑफ जॉय बोलते हैं ना, जो आप 9 महीने तक आपने पाला है, मतलब आपने इतना नरिश किया है, and when we take that in our hand and speak to the relatives who are waiting so anxiously outside the delivery room, मतलब it's always a combined effort of the gynecologist as well as the pediatrician. लेकिन खुशनसीबी है कि as a pediatrician we get to see the child the first time. That is when the bonding starts with the parent. मतलब आप day 1 से उनके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, राइट, तो उसका कितने दिनों के बाद उसको ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, और क्या कोई लिमिट सेट है कि ब्रेस्ट फीड हमें कभी स्टॉप करना है? एक्चुअली कैसे देयर इज नो एज लिमिट व्हेन यू टू स्टॉप ब्रेस्ट मिल्क, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो हमारा जो सबसे बड़ा पीडियाट्रिक बॉडी है ऑल ओवर इंडिया, वेयर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स ऑन द पैनल, तो उनका कहना है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना ही चाहिए। मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, यू शुड नॉट गिव एनीथिंग आउटसाइड। मतलब पानी हो गया, शहद हो गया, एनिमल मिल्क हो गया, इवन वाटर फॉर दैट मैटर, वो नहीं देना चाहिए, बिकॉज मिल्क हैज गॉट ऑल द कंटेंट्स जो बेबी के लिए जरूरी है, राइट फ्रॉम द नरिशमेंट, हाइड्रेशन, सब कुछ रहता है। एंड देयर इज नो सेट लिमिट कि आपको 2 साल तक ही फीडिंग करना है। जब तक बेबी डिमांड कर रहा है आप फीड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इश्यूज क्या होता है कि समटाइम्स बेबी का फिर वीनिंग ऑफ नहीं होता है, जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं 6 मंथ्स के बाद, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा दूध पे रहता है तो उनका एक्सेप्टेंस कम रहता है। सो आइडियली वी से कि 1.5 to 2 years तक यू कैन ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद डेफिनेटली वी सी दैट द चाइल्ड इज मोर ऑन सॉलिड फूड देन ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, बच्चों में हमने कॉलिक पेन के बारे में भी ज्यादा सुना है। छोटे बच्चे होते हैं वो आइदर शाम को या रात को काफी रोते हैं और वो शांति नहीं होते चाहे कुछ भी करो आप। सो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? एज ए न्यू पेरेंट उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? यस, डेफिनेटली, क्योंकि कॉलिक इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ न्यू पेरेंट्स जर्नी। क्योंकि वो जब बच्चा रोने लगता है, मतलब कॉलिक अगर पीपल आर नॉट अवेयर, इट इज वो एक्सेसिव परसिस्टेंट क्राइंग रहता है, जैसे यूजुअली इवनिंग आवर्स में या नाइट आवर्स में रहता है। मतलब समटाइम्स इट इज वेरी बोलते हैं एक बड़ा सा एंजाइटी का क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे को हो क्या रहा है, क्योंकि रोना स्टॉप नहीं होता है, बच्चा वो टाइम पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है, दे डोंट वांट टू फीड, तो दैट इज कॉल्ड इवनिंग कॉलिक। सो जैसे आपने बोला इट इज कॉल्ड इवनिंग कॉलिक क्योंकि वो पर्टिकुलर पीरियड रहता है, जैसे 8-9
मतलब 8-9 o'clock बज गया रात को, सो दैट इज व्हेन दैट इरिटेशन स्टार्ट्स. कभी कभी ओवरनाइट भी रहता है. उसका मोस्ट कॉमन रीजन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कि बहुत सारे स्टडीज हुए हैं. एग्जैक्ट रीजन इट इज स्टिल क्वाइट अ बिग ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स आर इम्प्लीकेटेड. एक तो मोस्ट कॉमन रीजन है कि बच्चों का स्लीप साइकिल जो है, मतलब उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो 2 या 3 मंथ्स तक सेट होता है, सर्कैडियन रिदम जो बोलते हैं, जैसे रात में सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए, वो सेट नहीं होता है. दैट टेक्स टाइम. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज अपने बॉडी में बेसिकली सेरोटोनिन करके एक न्यूरोकेमिकल है जो शाम को ज्यादा एक्टिव रहता है. उसे इंटरसाइनल मोटिवेशन इंटरसाइनल जो अपने मोटिलिटी बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो पेन महसूस करते हैं. उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा सा इमेच्योर है, तो कभी कभी वो पेन का परसेप्शन ज्यादा रहता है उनको. और मेलाटोनिन जो अपना स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है वो थोड़ा कम रहता है. तो ये डिसबैलेंस के वजह से बच्चा क्या होता है, इरिटेबल भी ज्यादा रहता है, सोने की कोशिश भी करे तो नींद नहीं आती है. और एक जो चीज मोस्ट कॉमन जो इम्प्लीकेटेड है वो डाइजेशन इश्यूज है, जैसे गैस हो गया. एंड वन फैक्टर व्हाट वी हैव सीन इज मैटरनल स्ट्रेस. क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अगर मदर ज्यादा एंग्शियस है, so ultimately she is feeding the baby, so this anxiety जो है it is going to release some hormones और that obviously gets transmitted to the child. और बच्चे actually they are very instinctive. उनको मदर का बोलते they perceive that emotion. so देखा गया है कि मदर जितनी anxious है तो babies do tend to be more colicky. तो we always tell that the mother has to be calm, क्योंकि क्या होता है कि वो आता है कि फीडिंग हो रहा है कि नहीं, पेट भर रहा है कि नहीं, तो और एंजाइटी लेवल्स बढ़ते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं. बट ये जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होता है, यूजुअली मे बी 2.5-3 months व्हेन दैट स्लीप साइकिल स्टार्ट सेटिंग, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है. इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो यूजुअली कॉलिक में मोस्ट कॉमन चीज जो है कि बच्चे को एक सूदिंग ये चाहिए, मतलब दे हैव अ सूदिंग एनवायरनमेंट है, जैसे आप स्वाडल कर सकते हो, उसको थोड़ा कंधे पे लेके आप पैट कर सकते हो, घुमा सकते हो. सो दैट इज अ रीजन कि द चाइल्ड स्टार्ट्स स्लोली सेटलिंग डाउन. मतलब आफ्टर कंसल्टिंग द पीडियाट्रिशियन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द जो मेडिसिन हम लोग देते हैं एंजाइम्स वगैरह गैस के लिए. बट मेन उसको एक अपना एंजाइटी लेवल्स कम करके वी हैव टू फोकस ऑन मोर सूदिंग द चाइल्ड. तो स्वाडलिंग दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट. नहीं तो वी कैन यूज सॉफ्ट म्यूजिक. Actually in western countries we use something called as white noise. White noise मतलब उसमें क्या होता है कि this is like a kind of a vicious cycle. The child is crying और गैस बनती है, फिर वापस रोता है और गैस बनती है, मतलब बहुत हवा ले रहा है. तो वो साइकिल से निकलने के लिए कुछ ऐसे करना है जिससे बच्चा एकदम से he comes out of that environment. So white noise is because what they do is suddenly they start creating so much noise कि बच्चा रोने का डिस्ट्रैक्ट होके he will start focusing on that noise. So जैसे उठ के किसी ने, मतलब पास में नहीं, दूर में, जैसे किचन में मिक्सर चला दिया, किसी ने वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, बिकॉज वो जोर से जो नॉइज आता है दैट ब्रेक्स द साइकिल. एंड देयर आर सम किड्स हु आर एक्सट्रीमली कॉलिकी, मतलब देयर आर पेरेंट्स हु कम टू अस एंड टेल अस कि द चाइल्ड डज नॉट लेट देम स्लीप फॉर अ सिंगल नाइट बिकॉज ऑफ कॉलिकी पेन. तो वो टाइम पे द मैक्सिमम यू कैन डू इज जस्ट गिव द चाइल्ड अ बाथ. जैसे वो पानी में बच्चे को डाल दिया ना तो वो रिलैक्स हो जाता है फिर. मतलब दिस आर द वेज टू डील विद इट. अगर वैक्सीनेशन के बारे में बात करें, राइट, क्या क्या वैक्सीनेशन होती है बच्चे के लिए, और अगर कोई मिथ्स है उसके रिलेटेड तो आप अगर क्लैरिफाई कर सके तो. डेफिनेटली, क्योंकि वैक्सीनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैक्सीन्स देते क्यों हैं. बिकॉज वैक्सीन का मेन वही है कि देयर आर लॉट ऑफ इलनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसकी कोई दवाई या ट्रीटमेंट नहीं रहती है. एंड व्हेन वी वर रेसिडेंट वी हैव सीन डेथ्स of vaccine preventable diseases because of reluctance of the parents partner giving the vaccine. So the thing is basically vaccines are given so that we introduce an antigen, जो भी infectious agent है, virus या bacteria, उसका antigen introduce होता है blood में. तो body में normally भी there are innate cells, अपने immune cells काम करते हैं, but they are little bit immature the first 6 months of life. तो उनको अगर एक stimulus मिल गया, छोटा सा antigen quantity, so that it just starts one immune response. We don't want to create disease. So then the body develops its own antibodies. So when the real infection occurs, those antibodies are already ready to fight the disease. So if you see the universal immunization program है,
ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फॉलो होता है, मतलब हर एक कंट्री के अलग अलग रूल्स रहते हैं, बट उसमें बेसिकली वी ट्राई टू कवर ऑल द मेजर डिजीजेस लाइक ट्रिपल एंटीजन जो डिप्थीरिया और हम लोग पर्टिसेस, टेटनस जो हम लोग गवर्नमेंट में पेंटा बोलते हैं, हेक्सावेलेंट वैक्सीन अवेलेबल है जिसमें ऑल द धनुर्वात से लेके ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन दैट। काली खांसी हो गया, ब्रेन फीवर का वैक्सीन हो गया, मीजल्स हो गया, बिकॉज दिस ऑल कंटेजियस डिजीजेस एंड दे हैव लॉट ऑफ मॉर्बिडिटीज जो हम लोग कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। तो दीज वैक्सीनेशंस आर कंपल्सरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सबको देना बहुत जरूरी है। तो उसमें ज्यादातर जो मिथ्स रहते हैं कि पेरेंट्स आते हैं हमारे पास स्पेशली विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड दे लाइक हमारे जमाने में तो हम लोग 3 की 4 वैक्सीन रहते थे, अभी तो लंबा छोड़ा लिस्ट है, 20 वैक्सीन दिख रहे हैं। तो एक जो मिथ है कि दे फील दैट गिविंग मोर वैक्सीन से बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। दे फील कि वो इम्यूनिटी खुद की डेवलप कब होगी अगर आप इतने वैक्सीन दे रहे हैं, और दे फील कि मे बी दीज वैक्सीन आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, ओनली अ फ्यू आर रिक्वायर्ड ऐसे। तो इसमें यही बताना जरूरी है कि कैसे रहते कि जो इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट में कंपलसरी है वो देना जरूरी है, क्योंकि दीज आर ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, बिकॉज इसकी दवाई नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, आजकल वो स्मॉल पॉक्स और ये सब दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि ये वैक्सीन से ये डिजीज हट गए हैं। पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड हो गया, सिर्फ हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कुछ कुछ है, बट वी आर ऑलमोस्ट ऑन द पाथ ऑफ इरेडिकेशन। सो इफ यू सी अ पेशेंट ऑफ पोलियो, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस वैक्सीन वाज। यू नो, वो इफ्स एंड बट्स से अच्छा यू हैव टू ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ द साइंस जो भी अपने एडवांसेस हुए हैं, वो एक चीज है। एंड सेकेंडली एंटी वैक्सर्स बहुत है, एंटी वैक्सर्स लॉबी है जिसमें काफी वायरल वीडियोस आते हैं इन विच दे टॉक अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन व्हिच आर समटाइम्स नॉट एट ऑल साइंटिफिकली बेस्ड। सो ऑलवेज वी से कि पेरेंट्स शुड ऑलवेज डिसाइड कि आफ्टर सीइंग सच वीडियोस यू गो बैक टू योर पीडियाट्रिशियन, सिट एंड डिस्कस विद देम कि वैक्सीन का एडवांटेज क्या है, एंड वंस यू आर कन्विंस्ड यू शुड गो फॉर द वैक्सीन। लेकिन वो इंस्टा पे देख लिया या सोशल मीडिया पे जो देखा है, सुना है उन्होंने, उस बेसिस पे आप डेफिनेटली डिसाइड ना करें कि बच्चे को वैक्सीन देना है कि नहीं। अच्छा, एज अ न्यू पेरेंट अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हो या सजेशन देना चाहते हो जो जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो क्या आप बता सकते हो बेसिक फ्यू टिप्स फॉर अ न्यू पेरेंट? न्यू पेरेंट के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट इज लाइक यू नो पेरेंटिंग इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। मेंटली थोड़ा प्रिपेयर भी यस, मतलब मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है, बट विद द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्सेज, नॉट फ्रॉम थिंग्स व्हिच यू हर्ड फ्रॉम योर नेबर्स और यू नो फ्रॉम पीपल जो आपको लगता है कि सही एडवाइस दे रहे हैं। सो प्रैक्टिकली व्हाट आई डिड माई सेल्फ, सी आई एम अ पीडियाट्रिशियन, ठीक है, आई हैव लर्न द होल साइंस अबाउट अ चाइल्ड्स बॉडी। करेक्ट, हमारे 3 years के कोर्स में पूरा रहता है, वी गिव द एग्जाम, बट देन व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, you know, I realized कि how difficult it is to be a parent, क्योंकि मतलब I being a mother of 2 kids, I understood कि जो हम लोग एडवाइस करते हैं और उसको जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कोलिक हो गया, फिर बच्चा कभी कभी क्यों रो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। एंड आई वुड ऑलवेज लाइक टू टेल अ न्यू मदर कि आफ्टर गेटिंग द चाइल्ड यू नो वी फील कि बंडल ऑफ जॉय आ गया है, लेकिन वो बंडल को कैसे हैंडल करना है वो बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो उसको आपको खुद को इमोशनली रेगुलेट कैसे करना है, खुद के नीड्स फुलफिल करना है और बच्चे के नीड्स फुलफिल करना है, ये दोनों चीजें आपको बैलेंस करना आनी चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इज इन मेनी फैमिलीज लाइक एवरीबody इज कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड, but then there are very few families who actually are considered about मतलब consider the mother as a different person herself, क्योंकि she has gone through you know a pregnancy, she has gone through a delivery, irrespective whether it is normal or a cesarean, hormonal changes, mother का emotional state काफी low रहता है, because ये अपने body में जो hormonal changes होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि the happiness जो रहता है, endorphins काफी low रहता है, and then the mother is sleep deprived because this is a 24/7 job, इसमें कोई रेस्ट डेज नहीं है, कोई वीकेंड्स नहीं है, 24/7 बच्चे की नीड्स के पीछे हम लोग रहते हैं। तो बहुत सारा फटीग भी होता है, एंड दैट स्लीप डिप्राइवेशन कॉजेस लॉट ऑफ इरिटेबिलिटी। तो वो फैमिली मेंबर्स को मतलब भले ही मदर ने उसको पैदा किया है, बट अल्टीमेटली एवरीबडी इज नरिशिंग द चाइल्ड। तो मदर हैज टू लर्न यू नो हाउ टू इन्वॉल्व द फैमिली मेंबर्स इन द केयर, and she has to take care of how to take care of her own self needs, her नींद, उसकी जो खाने पीना, her rest, that is very important.
तो वो एक चीज है। एंड सेकेंडली ये जो साइंटिफिक कोलिक हो गया, सर्दी हो गई, बच्चा बार बार चीख रहा है, बच्चे का सिर गर्म लग रहा है, बच्चे के ऊपर रैशेस आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीजें रहते हैं जो लुक्स वेरी अलार्मिंग फॉर अ न्यू पेरेंट। तो इसमें आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीड, बिकॉज सडनली यू आर विद नो जॉब, यू आर जस्ट यूर अ मदर, तो आपका है फुल टाइम जॉब, बट देन यू हैव टाइम टू रीड थिंग्स। तो आई रेड वन बुक, इट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल चाइल्ड by Ronald Illingworth करके है, we can always put the name of the book in the link. So it is only about how a normal child grows right from birth से लेके for the first 5 years of life. उसमें इस सब चीजें मेंशन्ड है, कोलिक कैसे हैंडल करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, कितने घंटे में ब्रेस्ट फीड करना है, पूप के बारे में मेंशन किया, मतलब एवरीथिंग इज साइंटिफिकली बेस्ड इन दैट एंड विद वेरी इजी लैंग्वेज फॉर अ पेरेंट, इट इज नॉट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ओनली। तो उससे मुझे भी बहुत जानकारी मिली, सो देन आई रियलाइज कि पेरेंटिंग इज एंजॉयबल, लेकिन आपको थोड़ा सा वो प्रिपेयर्डनेस भी चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट चाहिए, तो इससे थोड़ा सा वो बम्पी राइड जो है थोड़ा बहुत वो इजी हो जाता है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आप भी पेरेंट हो, तो क्या लगता है कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो एटलीस्ट कितने टाइम तक 24/7 उनको चाइल्ड के साथ रहना चाहिए, एंड आफ्टर कितने टाइम के बाद वो वापस जॉब करना शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली कैसे मैटरनिटी लीव तो आजकल लॉट ऑफ पीपल गेट अराउंड 6 months, दे कैन टेक 1 or 2 months even before the delivery, because there are some people who have been advised bed rest and all that, और ज्यादातर लोग बाद में लेते हैं क्योंकि that first 6 months is very crucial for the mother and child to bond, क्योंकि your feeding जो है it is all related to your bonding with the child, मतलब आपको पूरा इट इज ऑल लाइक मी एंड माई बेबी, यूर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक ककून रहता है। अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा है तो आपका मिल्क आउटपुट अच्छा रहता है, बच्चे का क्रैंकीनेस कम रहता है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ माई चाइल्ड, उसके क्यूज रहते हैं, आपको समझ में आता है इसके पेट भरा है कि नहीं, वो हैप्पी है कि नहीं, बट फॉर दैट यू हैव टू बी रिलैक्स्ड योरसेल्फ, टू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक बच्चा अलग है, टेम्परामेंट हर एक बच्चे का अलग है। एक ही फैमिली में मेरी बड़ी वाली बेटी का और छोटी के बेटी वाले में बहुत फर्क था, तो वी शुडंट कंपेयर, वी शुड जस्ट एक्सेप्ट द चाइल्ड। तो उसमें व्हाट वी सजेस्ट इज एटलीस्ट 6 months आफ्टर डिलीवरी आइडियली वी शुड बी विद द चाइल्ड, क्योंकि आपका फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत क्या होता है कि कभी कभार 3 months के बाद ज्वाइन करना रहता है उनको, बट ट्राई टू सी कि एटलीस्ट 3 months यू आर विद द चाइल्ड एक्सक्लूसिवली। 3 months के बाद अगर आपको ज्वाइन करना भी है तो इफ पॉसिबल कीप अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल सो दैट यू कैन कम एंड फीड द चाइल्ड इन बिटवीन एटलीस्ट 1 or 2 times, एंड मिल्क एक्सप्रेस करके भी रख सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी केप्ट फॉर 6 to 8 hours एट रूम टेम्परेचर, तो उसका भी अलग अलग लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस आर देयर व्हिच वी कैन ऑलवेज डिस्कस लेटर ऑन, बट हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, एंड मतलब हर एक बच्चे का नीड अलग है, हर एक माँ का नीड अलग है, सॉल्यूशंस है। ओनली थिंग आपको फाइंड आउट करना है, डिस्कस दैट विद either pediatrician or lactation consultant, because you are not alone in this boat, everybody is in the same boat. तो पेरेंटिंग जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं, तो वही रखने की पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अभी जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया, तो आपके मोर देन 18 years के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक नॉर्मल स्कूल गोइंग किड्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड क्या क्या हेल्थ इश्यूज आपने देखे हैं कि विच आर कॉमन, and maybe if you can provide the solutions also. Yes, actually schooling के बाद infections जैसे viral infections बहुत common होते हैं। वो साथ में बच्चे रहते हैं तो वो भी एक लगना, वो एक रीजन रहता है। 5 years तक बच्चों का थोड़ा इम्यूनिटी वीक रहता है, because their own immunity takes at least 5 years to develop. Yes. If you see, especially ये कोविड में क्या हुआ था, for 2 years kids were at home and they were very healthy. Yes. They didn't fall sick. मतलब we used to practice, तो we used to see कि hardly people used to come with viral. ज्यादा वो कोविड के ही पेशेंट रहते थे, अदर वायरल तो था ही नहीं तब। उस टाइम पे तो एडल्ट भी काफी हेल्दी हो गए थे। हाँ, because then you are in a protected environment. But जैसे स्कूल चालू हो गया in 2022, so there were so many patients of viral, which वो ऐसे bombardment जैसे हो गया। So then we actually, doctors had to go back. They had to go back the history. They had to do research. And finally found out कि जो बच्चा 2 years तक एक cocoon environment में था, तो the child was never exposed to any antigens.
Yes. तो इट इज कॉल्ड बेसिकली ऑप्सोनाइजेशन रहता है, मतलब योर इम्यूनिटी द सिस्टम जो है इट इज नॉट बीन एक्सपोज टू एंटीजन, सो यू आर नॉट, उनका आपका इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ है. सडनली यू आर पुट इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस अराउंड यू विद ऑल किड्स. तो बॉडी अभी कैसे इट इज फाइटिंग, ऐसा नहीं कि बच्चा ठीक नहीं होने वाला है 3-4 days में हो जाए, बट वो कैसे द नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ गए थे. सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्कूलिंग. मतलब आई ऑलवेज फील कि द पीडियाट्रिशियन इज अ फैमिली फ्रेंड फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, मतलब पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग फैमिली डॉक्टर हो जाते हैं, क्योंकि हर वीक में हर 15 दिन में एक कुछ ना कुछ रहता है कि अगर उसको जुकाम है, उसको फीवर है, उसको पेट का कुछ इन्फेक्शन है. सो बट दैट इज हाउ दे लर्न टू फाइट देयर ओन इन्फेक्शन. सो नथिंग टू बी पैनिकी अबाउट. काफी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है, मेरा बच्चा बार बार फीवर आ रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है, स्कूल मिस हो रहा है. बट आप देखेंगे, इफ यू टॉक टू द अदर पेरेंट्स, इफ यू टॉक टू द टीचर्स, इफ यू सी मोस्ट ऑफ द किड्स इन द क्लास आर सिक अराउंड दिस टाइम. सो दैट इज अ नॉर्मल फिनोमिनन. एंड आफ्टर 5 years जैसे इनकी इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, सो देन ऑटोमेटिकली इन्फेक्शंस की फ्रीक्वेंसी भी कम होता है. सेकेंड जो चीज है, न्यूट्रिशन रहता है. फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे थोड़ा सा पिकी ईटर्स रहते हैं, फसी ईटर्स रहते हैं, तो काफी फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होते नहीं है या लेते नहीं है. जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम पे बच्चे भाग जाते हैं, बहुत सारे हेजिटेंसीज रहते हैं. सो दैट इज वन फैक्टर कि दे डोंट डेवलप देयर इम्यूनिटी बिकॉज उनको जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब डेफिशिएंट रहते हैं. सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपिंग योर इम्यूनिटी. सो एज फॉर पेरेंट्स व्हाट आई सजेस्ट इज developing frequent infections after schooling is very normal. We have to focus on the basics. Hand washing हो गया है, गर्म पानी पीना है, outside food avoid करना है, because that will not improve the nutrition. Concentrate on a good nutritious diet. मतलब जिसमें veggies and fruit ज्यादा रहे. Supplements is not the answer. Because we have to see that the child gets everything naturally, and that starts with the family. अगर घर पे हेल्दी एनवायरनमेंट है खाने का, न्यूट्रिशियस डाइट है, फैमिली पॉट फीडिंग है, जैसे हमने डिस्कस फ्रॉम बर्थ 1 year से लेके बच्चा अगर आपके प्लेट से खाना खा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी. सो वो हो जाता है. बट देन एज अ पीडियाट्रिशियन वी मॉनिटर देयर ग्रोथ, वी सी फॉर द फ्लैग साइंस, क्योंकि वी हैव टू सी कि कौन सा बच्चा रियली सिक है, तो वो हिसाब से देन दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. एंड सेम एज पे आज हम लोग बहुत ही एक मेजर इश्यूज फेस कर रहे हैं, दैट इज स्क्रीन टाइम. आजकल के छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम कभी कभी बड़ों से भी ज़्यादा हो जाता है. ऑन एन एवरेज जो अडल्ट स्क्रीन टाइम होता है उससे भी इंक्रीज हो जाता है. सो हाउ डज इट इम्पैक्ट, एक बच्चे की हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है? एंड उसी के साथ एक लिंक्ड क्वेश्चन ये भी है, आर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल? क्या पेरेंट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने का? मतलब देयर आर लॉट ऑफ मीम्स व्हिच हैव बीन मेड इन व्हिच we expect a child to come out of the womb with a phone in the hand, क्योंकि वो इतना rampant use हो गया है, so especially after COVID ये problem थोड़ा बढ़ गया, because digitalization तो it is now a part and parcel of our life, तो we cannot run away from it. लेकिन हर एक चीज का कैसे always feel कि there are pros and cons. हर एक चीज अगर बैलेंस में इस्तेमाल किया जाएगा ना तो उसका यूटिलाइजेशन विल बी परफेक्ट, क्योंकि स्क्रीन से आवर लाइफ इज डेफिनेटली इजी, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, काफी चीजें घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम हो रहा है. सो दीज थिंग्स आर देयर, बट द प्रॉब्लम इज, जैसे आपने बोला, वो रोल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे, क्योंकि इनवेरिएबली बच्चे जो है दे विल डू व्हाट दे सी, वो उनको बोल के नहीं होता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दे आर गोइंग टू कॉपी एवरीथिंग व्हाट वी डू. तो अगर अपना खुद का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, सो चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ टू, so they will never want to try something else. Correct. So that goes on in the family. तो family environment बहुत important है, role modeling जो बोलते हैं. And secondly is screen का कितना use होना चाहिए age के हिसाब से, उसके भी criteria है. Like WHO also has got its screen time guidelines, which even the IAP follows. All over the world ये follow किया जाता है. तो I would like to tell the audience कि less than 2 years is zero screen time. मतलब what they have said कि less than 1 year तो स्क्रीन दिखाना ही नहीं है. मैक्सिमम आपको अगर रिलेटिव के साथ वीडियो कॉल करना है, that's all. 1 to 2 years you can say maybe around half an hour, but that is also with supervision with the parent. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे का डिपेंडेंस बढ़ रहा है, देयर लैंग्वेज, उनका वोकैबुलरी और उनका जो बाकी जो सोशलाइजेशन की कमी की वजह से ना काफी डोमेन्स ऑफ देयर पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता है लेस देन 2 years, बिकॉज वी ऑल नो कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है जो हम लोग सोशो इमोशनल लर्निंग बोलते हैं, SEL, दैट इज अकरिंग फ्रॉम द एज ऑफ
बर्थ से लेके फर्स्ट 3 to 4 years तक. Okay. तो वो पीरियड में अगर आपने हाथ में स्क्रीन थमा दिया तो वो बड़ा पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि उनका रीजनिंग एंड कॉग्निशन वगैरह जो है दैट विल डेवलप विद टाइम, लेकिन इनका जो इमोशनल लर्निंग हो गया, लैंग्वेज वोकैबुलरी, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ 3 years तक हो रहा है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टाइम पे उनको स्क्रीन का बिल्कुल उनको एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. 2 to 5 years के बीच में 1 hour per day that is also should be monitored and supervised. मतलब इसमें आपको कंटेंट क्या देख रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं. सेकेंड इज वेदर द चाइल्ड इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड. कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं एंड दे टेल अस कि माय चाइल्ड इज एबल टू से फ्रॉम 1 to 10 वो A to Z बात कर रहा है, बोल रहा है. लेकिन इफ यू टेल देम कि डज ही हैव अ कन्वर्सेशन स्पीच एट 3 years, सो देन दे आर लेफ्ट स्पीचलेस, क्योंकि वो बच्चा रिपीट करता है जो वो सुनता है, बिकॉज दैट इज रोट मेमोरी. लेकिन बच्चे का वोकैबुलरी नहीं बढ़ रहा है, उनका कन्वर्सेशन स्किल्स क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ही इज नेवर सोशलाइज्ड और स्पोकन टू पीपल मोर और विद किड्स. तो वो एक बड़ा पार्ट है जो मिस हो रहा है. So parents have to be very इसमें बहुत सीरियस होना है कि less than 2 years there should be zero screen time. 2 to 5 years maximum is only half an hour to 1 hour. और 5 years के ऊपर फिर 2 hours per day है up to 10 years. और 10 years के बाद भी it is 2 hours, but that also has to be supervised. अभी teenagers की बात करूंगी तो अलग ही जोन में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि बच्चे काफी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो पेरेंटिंग स्टाइल अपना चेंज होता है. पर एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 10 years आई थिंक कि एज अ पेरेंट आपको बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है. करेक्ट, क्योंकि मैंने भी देखा है कि काफी पेरेंट्स कुछ टास्क, सपोज फॉर एग्जांपल खाना खिलाना है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो फोन दे देंगे ताकि बच्चे का ध्यान फोन पे चला जाए और वो खाना खा ले, क्योंकि बच्चा इज नॉट थिंकिंग अबाउट हैविंग अ फूड, उसका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है कि मोबाइल या फिर टैब. तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है वो उसको भी पता नहीं. माइट भी जो बच्चा खाना खा रहा है उसको पता भी नहीं होगा कि टेस्ट क्या है फूड का. एग्जैक्टली, राइट. वो बस इतना बिजी है कि स्क्रीन में क्या चल रहा है बस वही देखना है. राइट. सो आई थिंक देयर पेरेंट्स शुड बी मोर केयरफुल. यस यस, मतलब उसको ये रेस्पॉन्सिव फीडिंग बोलते हैं. मतलब यू टू अंडरस्टैंड द क्यूज कि व्हेन इज अ चाइल्ड हंग्री, व्हाट इज ही ईटिंग. सो पुटिंग अ स्क्रीन, बिकॉज वो क्या होता है कि उस जैसे वो बोलते हैं कि अभी स्क्रीन बंद करना है, बच्चा बोले मुझे और खाना चाहिए, तो कभी ओवर ईटिंग भी होता है इसमें. बिकॉज वी फील कि जब तक स्क्रीन चल रहा है बच्चा खाना खा रहे तो वी कीप ऑन फीडिंग द चाइल्ड, तो वो भी गलत है. सैटिस्फैक्टरी क्यूज नहीं मिलते, द चाइल्ड हिमसेल्फ डजंट नो वेदर ही इज फुल और नॉट. जैसे आपने बोला दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द फूड. सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, बिकॉज आवर डाइजेशन स्टार्ट्स बाय लुकिंग एट फूड. द होल प्रोसेस स्टार्ट्स ओवर देयर. आप देखोगे तो आपको भूख लगेगी, फिर आप खाना खाओगे, फिर पेट भरेगा. वो प्रोसेस जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है. दैट मोबाइल हैज टेकन ओवर दैट नाउ. यस, करेक्ट. ओके, जो नए पेरेंट्स हैं, राइट, उनके लिए कुछ चैलेंजेस दे डू फेस. सो क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे कि सो दैट दे कैन मेंटली प्रिपेयर? तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आप बताइए कि जो अगर नया पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहे. पेरेंटिंग चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, मेजर कुछ ऐसे कि हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइक द न्यूट्रिशन पार्ट विच पेरेंट्स फाइंड वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि फूड ग्रुप्स काफी बच्चे खाते नहीं है. तो उसका इनिशिएशन शुड बी वेरी अर्ली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी ऑलवेज फील कि चाइल्ड स्टार्ट्स सिटिंग विद द फैमिली, बहुत सारी चीजें डेवलप होने लगता है. इवन इफ द चाइल्ड इज मिसिंग आउट इनिशियली, फिर वो देख देख के दे लर्न. ट्राई टू ऑलवेज हैव अ रेस्पॉन्सिव फीडिंग, जैसे मैंने अभी बोला, विदाउट द स्क्रीन, सो दैट द चाइल्ड डेवलप्स इंटरेस्ट इन द फूड. जैसे हमारे टाइम पे वो गार्डन में घुमाते थे, आंगन में घुमाते थे, स्टोरी टेलिंग होती थी, नेचुरल चीजें, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड बॉन्डिंग विद द चाइल्ड. इवन दे लाइक, उनको पसंद आते हैं. हाँ, मतलब उनको लाइफ स्किल्स भी सिखा सकते हैं थ्रू द स्टोरीज, और मैसेज भी जाता है. एग्जैक्टली, फैमिली वैल्यूज हो गया, बॉन्डिंग भी हो गई, कम्युनिकेशन हो गई. तो काफी चीजें इससे क्या होता है ना, द चाइल्ड एंजॉयज द कंपनी ऑफ द पेरेंट. तो फूड खिलाना भी इजी हो जाता है. दैट इज वन चैलेंज विच पेरेंट्स आई फील कि इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड इज बिहेवियरल इश्यूज बिकॉज ऑफ स्क्रीन एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्ले, क्योंकि प्ले इटसेल्फ इज लाइक अ थेरेपी. So I feel कि parents should focus more on outdoor play, playing games with the child. A younger child में you can play lot of games inside the house. इससे उसका hand eye coordination बढ़ता है, उसका overall cognition, reasoning skills ये सब भी develop होता है, social skills develop होता है. तो ज़्यादातर ये दो ही, और third illnesses कैसे handle करना है. First aid medicines हमेशा घर में होना चाहिए. Always keep a list
फ्रॉम द पीडियाट्रिशियन मेडिसिन, जैसे फीवर का हो गया, वॉमिटिंग की हो गई, इफ यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड, कीप ऑलवेज अ फर्स्ट एड किट इन द हाउस and when you're traveling as a parent. So I think these are the most Basic, common yes. challenges which parents face. तो क्या बच्चों के लिए थेरेपी या काउंसलिंग इज इट नॉर्मल आज? मतलब क्या होता है कि कभी कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहता है. अगर बच्चा थोड़ा नॉटी टाइप्स है yes. और थोड़ा सा ओवर एक्टिव चाइल्ड है, he was very inquisitive because usually after age of 1.5 2 years a child is going to be very curious and inquisitive. That's a part of their learning. Correct. We don't expect a 2-year-old child to sit in a place like an adult. अगर वो बैठेगा तो it's abnormal. We would be wondering why he is sitting. yes. तो अगर वो बच्चा थोड़ा ओवर एक्टिव है तो पीपल स्टार्ट लेबलिंग कि ये हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, इसको अटेंशन का प्रॉब्लम है, इसको कोई बीमारी है क्या. बिकॉज आजकल सब लोग ने सुना है कि ऑटिज्म एक बीमारी है, ADHD एक बीमारी है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ बिहेवियर्स आर नॉर्मल इन चिल्ड्रन. जैसे कभी भी टैंट्रम्स भी रहते हैं, हेड बैंगिंग हो गया, देन ब्रेथ होल्डिंग हो गया, बच्चा पूरा गुस्से में पूरा सांस वास पकड़ के एकदम स्टार्ट फ्लोर पे रोल करते हैं, सिर्फ जाके पटकते हैं ऑन द वॉल एंड ऑल. दीज आर ऑल टैंट्रम्स which is not abnormal, which is a part of their growing. So we have to find out what is the reason, what is the triggering factor, because temperament of each child is different. So what we need to understand as a parent कि अगर आपका बच्चा कोई भी चीज में फोकस नहीं कर पा रहा है, because we don't say that or call the child hyperactive. Never label your child ever, because that's the worst thing you can do for your child as a parent or as anybody. And even if the neighbor is labeling, it is not right. Because every child is different, सबका temperament अलग है. So never label your child and try to see कि why the child is behaving that way. There's a trigger. आप देखेंगे most common trigger of irritability in a child कि वो जिद कर रहा है, stubbornness हो गया कि मुझे यही करना है, वो करना है. वो most common reason उनका रहता है hunger. बच्चे को कभी भी समझता नहीं कि he is hungry, especially younger child, maybe 1.5 2 2.5 3 साल के बच्चे कभी बोल नहीं पाते कि भूख लगी है, तो गुस्सा करने लगते हैं. ये तो अडल्ट में भी होता है. because if we are hungry for long we also feel irritable ना, क्योंकि अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, that first sign is irritability. So that is one thing which is missed. तो पेरेंट्स को समझता नहीं है, तो child is actually hungry. Second is sometimes क्या होता है कि बच्चे को कोई attention seeking रहता है, उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए पेरेंट्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है इन अ फैमिली. ठीक है, either it can be because the parent is busy or the parent is involved with some other problems, because we have seen lot of parents because of multiple family problems, so child kind of feels neglected. तो उनको attention seeking, वो positive behavior होने दो, negative behavior, मुझे attention मिल रहा है ना तो मैं करूंगा. और आप देखेंगे it is always psychology, बच्चे को जितना मना करेंगे वही करेंगे, वो natural है, वो हम लोग ने भी वही किया है, और that is how we have learned. So these are normal behavioral things. But क्या होता है कि काउंसलिंग इज अ वेरी बिग वर्ड एंड देयर इज लॉट ऑफ हेजिटेंसी इन इंडिया फॉर पीपल टू गो टू अ काउंसलर. सो व्हाट आई सजेस्ट इज व्हेनेवर यू फील कि देयर इज सम ट्रबलिंग बिहेवियर इन योर चाइल्ड, कुछ भी होने दो जो आपको लगा कि नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है या मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो you talk to the pediatrician first. क्योंकि we'll be able to assess कि whether this child's behavior is fitting in the normal spectrum. It's a deviation. Correct. हर एक बच्चा अलग है, एक घर में 2 बच्चे अलग है, तो that is normal deviation. लेकिन अगर बच्चा बहुत aggressive है, sometimes you have some behavioral disorders जिसको हम लोग conduct disorder बोलते हैं, oppositional defiant disorder बोलते हैं, जिसमें the child does things which are not right, which harms the other child. Hitting हो गया क्लास में, back answering हो गया, या sometimes we get conduct disorders जिसमें वो चीजें जलाते हैं, they're cruel to animals. No, these are behavioral disorders, so they need little bit of analysis. I'm not talking about therapy. You have to find out ki what is the issue going on, because there's always an underlying factor in the house. Sometimes family dynamics agar poor hai, if there's no good communication and bonding in the family, the children will respond in a different way. So it comes out as behavior. In the school the teacher picks up कि child अचानक से बहुत aggressive हो गया है, स्कूल बंक कर रहा है, या बहुत quiet हो गया है, मार रहा है, कभी कभी बहुत quiet हो जाते हैं, they go into their shell. तो that is because something is behind, उनके मन में क्या चल रहा है आपको पता करना पड़ेगा. Then you can think of counseling and all, but first always approach your pediatrician. Okay. So आपको almost 18 साल हुआ pediatrician प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हुए, राइट? फर्स्ट थिंग एज अ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क कि आपने क्यों ये फील्ड चूज करी?
कोई स्पेसिफिक रीजन था? When we do our undergraduation, we are exposed to a lot of fields. मतलब you do medicine, you do surgery, Yes, we do yes, pediatrics, we do a lot of specialities also, जैसे हम्म, ऑफ्थैल वगैरह. तो उसमें पीडियाट्रिक्स का क्या अच्छा लगा कि बच्चे जो है ना, दे लिव फॉर द मोमेंट. यस. तो आप देखेंगे कि एक बच्चा बहुत ही सिक है जो एडमिट हुआ है और 2 दिन के बाद उसने हंस के दिखाया ना, देन यू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा रिकवर होने वाला है. सो यू अंडरस्टैंड कि बच्चों के साथ लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. दे आर नॉट लिविंग इन द पास्ट, दे आर नॉट लिविंग इन द फ्यूचर, दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट. तो एक अलग से एक मजा भी आता है. यू गेट अ डिफरेंट जॉय व्हेन यू वर्क विद किड्स. सो इनिशियली इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, अ चैलेंजिंग थिंग वर्किंग विद किड्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या रहता है कि चाइल्ड इज नेवर एबल टू से कि उनको क्या प्रॉब्लम है. ओके, सो इवन द पेरेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट, और कभी भी हमें भी बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ये क्यों रो रहा है, इसको क्या बीमारी है. तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. बट देन व्हेन द मोर यू डील विद किड्स and you start understanding their body language and everything ना, तो एक अलग से मजा आता है, because every day is a challenge with kids. And the best part is जब बच्चा ठीक होके घर पे जाता है and they go with a lovely smile, and they say thank you doctor auntie, तो it's a different feeling. So वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि I chose pediatrics. जॉय आपको मिलता होगा, राइट? It's a different joy. It's a different and you carry it everywhere. And the other thing which I feel is pediatricians never age. Because you're always working with kids. Young. Yes. तो हम लोग भी we learn a lot from them actually. Okay, so that's nice because they are very calm souls. They are very happy souls. So उसी के opposite एक चीज़ जो ऑब्जर्व होती है कि क्या बच्चों के मेंटल हेल्थ पे हमें कैसे ध्यान रखें उस चीज़ का. आजकल मेंटल ट्रॉमास हो गए या फिर उस तरीके की चीज़ें बहुत सामने और देखी जा रही है. सो व्हाट यू थिंक कि कॉजेज़ क्या होंगे इस चीज़ के? Actually, this is one of the most important and a very good question you have raised. क्योंकि मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना जो है वो अभी इट इज़ नीड ऑफ द आवर. क्योंकि आप देखेंगे वी आर द नंबर वर्ल्ड कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं. Yes. Okay, and Maharashtra, if you see, is the number 1 for student suicides. And I was going through this for mental health day, and when you see the statistics, you feel that somewhere in the system now we have failed these kids. Because जैसे आपने बोला ये जो मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो बचपन से पिकअप होना बहुत जरूरी है. और अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग पहले से कैसे करना है वो उस पर वी हैव टू वर्क. बिकॉज कैसे रहता है कि ज़्यादातर एज अ पेरेंट वी फोकस ऑन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. वी गो टू डॉक्टर्स टू सी दैट उसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं, हाइट बढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ाई में कैसे है, स्कूल में कैसे परफॉर्म करे, उसका स्पोर्ट्स कैसा है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा है. बट किसी ने जाके पूछा है कि भाई तेरा दिन कैसा गया आज, आज आपको क्या अच्छा लगा दिन में. हम लोग क्या करते हैं, टिफिन खाया कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं. सो वी नेवर गो एंड आस्क कि वेदर योर चाइल्ड इज एक्चुअली हैप्पी. ठीक है, ये मैंने ना एक्चुअली सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने जो वेस्टर्न मूवीज है ना उसमें मैंने देखा ये चीज़ कि वेन एवर अ चाइल्ड कम्स फ्रॉम द स्कूल तो जो पेरेंट होते हैं ना सबसे पहले वही पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे एंड क्या क्या आपने नया सीखा, क्या क्या आपने नए दोस्त बनाए, वो दोस्त कैसा है. सो उस तरीके की चीजें आई थिंक वी शुड फॉलो दैट. यस, नो इट्स नॉट अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स अबाउट मोर अबाउट कम्युनिकेशन. इन द सेंस लाइक अभी कैसे सबका फास्ट पेस लाइफ हो गया है. And if you see most of the houses, especially in urban areas, we have both the parents working. So support system कभी भी नहीं रहता है. Either the child is in the crush or the child is with a caretaker or with a nanny. तो उनके physical needs cover हो जाते हैं, but emotional needs नहीं cover होते हैं. So as a parent, what I always feel कि we have to sit with the child every day at least for 15 minutes. So when you come back from home, because we don't expect one of the parent to be at home all the time. And वो जो प्रॉब्लम है कि वो कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग. सो कुछ बीमारी ऐसी है जो बच्चे को अंदर के अंदर खाया जा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. एंड इन इंडिया और इन जनरल ना वी हैव बीन there are a lot of things like रोना नहीं है, बाहर इमोशंस दिखाना नहीं है, you to be strong and tough. उसमें कुछ stereotyping भी है like men don't cry, boys are strong. मतलब इन चीजों से क्या होता है कि the child learns to suppress their emotions. अगर रोना आ भी रहा है तो भी वो कंट्रोल कर देता है. Yes, because they feel that showing my emotion is not going well with me. लोग क्या सोचेंगे? Because that is the community का approach. So what we do is usually practice emotion
emotional intelligence, which is a part of counseling and it is a part of parenting also. Correct. So basically we always run behind IQ. ठीक है, so what is there in EQ is developing an emotional quotient, जिसमें हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं, एक सोशल क्वोशेंट भी रहता है, एक एडवर्सिटी क्वोशेंट भी रहता है. सो बेसिकली ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है. एडवर्सिटी कैसे हैंडल करना है, सोशलाइजेशन कैसे करना है, आपका SQ कैसे बढ़ाना है, और EQ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई फील एवरी पेरेंट शुड बी अवेयर ऑफ, विच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ऑफ द चाइल्ड. मतलब ये आप क्रेडल से स्टार्ट कर सकते हैं और दिस विल स्टे लाइफ लॉन्ग विद द चाइल्ड. उसका मेन फंडा जो है इज बेसिकली making the child enhance or understand their own emotions. So basically you label your emotion, so then the child will able to come out कि I'm feeling sad, happy. तो आप triggers find out करो कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, क्योंकि happy तो everybody knows, लेकिन sad क्यों है, उसमें आपको क्यों sad है, मतलब आपको बुरा किस बात का लगा है, with what is the trigger. क्योंकि once a child is able to understand the trigger and parent को भी understand हो जाएगा, then you can find a solution. So basically you're not suppressing your emotion, you're regulating your emotion. Correct. Because that is the way कि your mental health will become stronger. Because child कैसे life is a रोलर कोस्टर राइड, ठीक है, इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स रहते ही है, लेकिन आप नीचे से बाउंस बैक कैसे करते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर रेजिलियंस. आपका मेंटल टफनेस कहाँ से आता है, सप्रेस करने से नहीं आता है. वो जाके यू गो फॉर अ रैश राइड, या आपने यू गो फॉर सब्सटेंस यूज, दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ burning of your emotions. You have to regulate it in a happy way, but for that you have to start with understanding ki why am I feeling this way. Correct. So that is the foundation of improving mental health in a child. तो एक्चुअली EQ के बारे में बात करने जाएंगे तो एक पूरा सेशन हो जाता है. बट व्हाट आई फील कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन. पेरेंट हैज टू सिट विद द चाइल्ड एवरी डे. 15 मिनट निकालो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी होने दो, लेकिन निकालना जरूरी है. एकेडमिक्स छोड़ के बाकी भी बहुत सारी चीजें लाइफ में बात करने के लिए, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम. एंड इवन अ यंग चाइल्ड इज एबल टू से कि व्हाट दे लाइक अबाउट देयर डे, आज टीचर ने क्या बोला, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे. और उसमें आप उसको सिखा भी सकते हो कि व्हाट इज गुड, व्हाट यू शुड नॉट डू, व्हाट यू शुड डू, राइट. एग्जैक्टली, मतलब आप गाइड कर सकते हो एंड यू कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स. फॉर एग्जांपल यू कैन टीच द चाइल्ड हाउ टू बी एम्पैथेटिक. एम्पैथी गोज अ लॉन्ग वे इन वो एक काइंडनेस जो है व्हिच समटाइम्स डजंट हैपन. तो ये बच्चे बाहर जाके एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि उनको एम्पैथी सिखाया नहीं गया, उनको पता ही नहीं है ऐसे. सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट EQ. क्योंकि मेंटल टफनेस डेवलप करना इतना इजी नहीं है. दैट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली. ओवरनाइट वो बच्चा चेंज नहीं होने वाला है. करेक्ट. ठीक है, जैसे अगर हमने बात करी थी कि एक पेरेंट अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, राइट. सो अभी यहाँ पे व्हाट यू फील कि एक जॉइंट फैमिली में बच्चा रेज हो रहा है और एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा रेज हो रहा है, दोनों में क्या फर्क होगा अकॉर्डिंग टू यू? व्हिच वन इज विल बी बेटर? With urbanization and all of things and even financial issues, there are a lot of families where both parents are working. ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. बिकॉज इन अ जॉइंट फैमिली द चाइल्ड इज इन अ नरिशिंग एनवायरनमेंट. ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, फैमिली वैल्यूज हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो maybe they were not able to do for their children but they are able to do for their grandchildren. तो टाइम दे पा रहे हैं, तो it works both ways. मतलब it's a win-win situation. बच्चे को भी टाइम चाहिए और उनके पास टाइम है देने, टाइम भी है, एंड अल्टीमेटली अपने लोग हैं, घर के लोग हैं, तो वो परवरिश बहुत बहुत वेरी ब्यूटीफुल एक सुंदर तरीके से होता है. लेकिन कैसा रहता है कि वी हैव टू सी अबाउट वर्केबल सॉल्यूशंस आल्सो. सो आई ऑलवेज फील कि हार्पिंग अबाउट ओनली हैविंग अ जॉइंट फैमिली, उससे अच्छा है कि क्या होता है कि समटाइम्स इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर स्टेइंग इन अ सिटी जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत दिन तक रहे, थोड़े दिन के लिए मे बी दे कैन स्टे, बट अगर पॉसिबल नहीं है, सो पेरेंट्स हैव टू नाउ प्ले द रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड. यू टू बी अ फ्रेंड, यू टू बी अ फिलोसोफर, यू टू बी अ गाइड, यू हैव टू बी देयर फॉर द चाइल्ड. क्योंकि पेरेंट का अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए. तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है, आपको कोशिश करना है कि यू हैव टू ट्राई टू फुलफिल दैट गैप. बिकॉज अल्टीमेटली एक बार कम्युनिकेशन डेवलप हो गया, भले ही घर पे है कि नहीं है, जब बच्चे को एक अटैचमेंट फिगर है घर में और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, इमोशनल बोलते ना, जहाँ पे इमोशनल उसका ही कैन टॉक अबाउट हिज फीलिंग्स ओपनली, अगर वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है घर में, तो इट गोज अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग द चाइल्ड. बट देन हैविंग सेड ऑल दैट, आई स्टिल फील कि हैविंग अ गुड फैमिली सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप वीकडेज में नहीं तो वीकेंड्स
ट्राई टू टेक At आउट least, वन डे yeah. विद द चाइल्ड की उसको पूछो भाई तुमको क्या करना है। हम्म, आपने डिसाइड नहीं करना है कि हम लोग गार्डन जाएंगे, मूवी जाएंगे, पॉपकॉर्न हाँ। खाएंगे, बर्गर खाएंगे, नहीं, बच्चे को क्या करना है। एंड हम्म। प्रेफरेबली गो फॉर आउटडोर गेम्स, बिकॉज Yes. जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना उनके नीड्स भी चेंज होते हैं। Exactly. A young child might be happy going to the park. A bigger child Yes. might want to go for a movie Correct. or amusement park, Correct. or just spend the day at home with the parent. हाँ, You know, कैरम खेलो, बोर्ड गेम्स खेलो, कुछ स्क्रीन टाइम कम करो, बाकी सब एग्जैक्टली घर बाकी पे सब कुछ बढ़ाओ, मिल के yes. खाना बनाओ। You know, जो क्वालिटी टाइम जो Yes. बोलते हैं ना, दैट गोज अ लॉन्ग वे इन हम्म। डेवलपिंग। मतलब पूरा वीक का जो थकावट वो निकल जाता है एंड योर बैटरीज गेट रिचार्ज, बिकॉज वी ऑल चार्ज आवर फोन्स, लेकिन खुद को रिचार्ज करना भी जरूरी है। एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करे थे, जैसे कि स्क्रीन टाइम हो गया, देन एक पेरेंटिंग हो गया, EQ के बारे में हमने डिस्कस करा, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करा, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने उसको आंसर करा। एंड आई होप लाइक जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए बहुत कुछ यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। या